नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र बीजेपी ने अपना जारी कर दिया था, जिसको नाम दिया था मोदी गारंटी। और अब जो कि सत्ताधारी पक्ष है यानी कि कांग्रेस, उसका भी घोषणा पत्र आ चुका है। चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक 2 दिन पहले वो घोषणा पत्र आ चुका है। आज हम उसके बारे में जानेंगे, बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे प्रधान संपादक जी सुनील राउत जी मौजूद है हमारे साथ, जिनसे हम सब कुछ जानेंगे कि आखिर इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है और क्या ये कैसे कांग्रेस को बेनिफिट कर सकता है, कैसे लाभदायक हो सकता है उनके लिए। नमस्कार सर। सर, ये घोषणा पत्र चुनाव के पहले मतदान का जो चरण है उसके 2 दिन पहले आ गया है। बीजेपी के बाद इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ इसमें खास वादे हैं? नहीं, बिल्कुल ये पॉइंट जो है अनामिका, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि आप सत्ताधारी दल हैं, आप इतने आश्वस्त हैं कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जगह जगह छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। जैसे बीजेपी वाले गुजरात मॉडल की बात कभी किया करते थे, तो ऐसे राहुल गांधी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह की वहाँ पे योजनाएं लागू की हमने 5 साल में, वो मॉडल हम देश भर में लागू करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा मॉडल है। तो अगर इतना अच्छा मॉडल है, इतना अच्छा आपने काम किया है, तो घोषणा पत्र जब आप ला रहे हैं तो उसको लाने में इतनी देरी क्यों? क्या ऐसा शंका थी मन में आपके कि हम जो क्या ऐसा नया, कितना आप रिसर्च कर रहे थे और इस रिसर्च करने में आपने इतना समय लगा दिया कि जिस दिन प्रचार का अंतिम दिन था आपके पहले चरण के प्रचार के लिए, उस दिन आप घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं। और जब हम उस घोषणा पत्र को पढ़ते हैं, जब उस घोषणा पत्र में किए गए वादों को पढ़ते हैं, तो कांग्रेस को मेरी बात बुरी लग सकती है, हमारी बात बुरी लग सकती है, लेकिन इसको हम जेरोक्स कॉपी कह सकते हैं दूसरे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का। ये एक नकल किया हुआ घोषणा पत्र है, मैं तो यही कहूंगा। मतलब क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने जिस घोषणा पत्र को डिकोड किया भारतीय जनता पार्टी के, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, उन्हीं वादों को मतलब आप कहते हैं कि नहला फेंका गया, उस पर दहला डाल दिया कि 2 किलो आप देंगे तो मैं 2.5 किलो दूंगा। मतलब ये वाले स्टाइल में घोषणा पत्र है पूरा का पूरा। नई सिर्फ एक बात है, जिस बात पर पिछले बार से भूपेश बघेल सत्ता में लौटे थे, उसी बात को, वो एक नई बात है जिस बात के लिए, और वो भी नई बात मुझे लग रहा है इसलिए डाली गई है पहले ही नंबर पे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में वो चीज़ मिसिंग लग रही थी। और बड़े बड़े जो राज्य के पत्रकार थे, वरिष्ठ संपादक थे, या राज्य की जनता थी, वो उस बात को चिन्हित कर रही थी कि ये वाला जो मसला है, अगर ये हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को पूरा मान लिया जाता। अभी ये भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है अधूरा सा है। और वो बात थी किसान कर्ज माफी की। कर्ज माफी की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, बाकी सारे उन्होंने किसानों को कैसे, आप भूमिहीनों को कैसे पैसे देंगे, महिलाओं को कैसे पैसे देंगे, बाकी ये सारी बातों का तो जिक्र उनके घोषणा पत्र में था। मैतारी योजना हो, तेंदुपत्ता हो, चावल खरीद का मामला हो, लेकिन कर्ज माफी कहीं ना कहीं मिस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। उसको कांग्रेस ने हिट किया है और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बड़ा वादा किया है कि पिछले बार जो हमने 10,000 करोड़ की कर्ज माफी की थी, अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर इस बार भी हम कर्ज माफ किसानों का करेंगे। तो पहला जो बड़ा वादा कांग्रेस ने किया है, और निश्चित तौर पर इसका कुछ लाभ, जो कांग्रेस अभी पिछड़ती दिख रही थी, जिस तरह से उनके ऊपर घोटाले के आरोप लग रहे थे, और बाकी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मोदी गारंटी दी है, उसके बाद ये जो पिछड़ती हुई कांग्रेस दिख रही थी राज्य में, इस वादे के बाद एज कुछ मिलेगा कांग्रेस को, मतलब कुछ थोड़े बहुत उसको संभलने का मौका मिलेगा और कुछ इस वादे का फायदा जनता के बीच में मिल सकता है। लेकिन आगे मैं एक बात और कहूंगा कि आपने वादा तो कर दिया, पिछली बार इस वादे को आपने पूरा भी किया, लेकिन एक बड़ा वादा पिछले बार के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था। वो वादा था शराबबंदी, कि राज्य में हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। उस वादे को भूल गई कांग्रेस, ना तो उस वादे को दोहराया उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के घोषणा पत्रों की अगर हम बात करें, तो वो जैसे वो कहते थे कि धारा 370 हम हटाएंगे, राम मंदिर हम बनाएंगे, तो ये मुद्दे उनके पहले घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे, और हर चुनावी घोषणा पत्र में उनका ये वादा रहता था कि जब तक ये हम कर नहीं देंगे, हम वो वादा अपने घोषणा पत्र में रखेंगे। तो पिछले बार अगर आपने शराबबंदी का वादा किया, इस बार उसको नहीं डाला आपके घोषणा पत्र में, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप उससे मुकर चुके हैं, या आपको अब समझ में आया है कि ये संभव नहीं है राज्य में किया जा सकता है जिसको।
तो ये एक बड़ा। बाकी और वादों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि जेरोक्स है, तो कर्जा माफी जो है वो उसका तो जिक्र किया ही है कि पहले की तरह इस बार भी हम कर्जा माफी करेंगे। साथ ही साथ 20 एकड़ प्रति क्विंटल हम धान की खरीद करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था ये उसी की नकल है। उसी पर आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा कि हम 20 एकड़ जो 20 एकड़ प्रति क्विंटल, मतलब 20 एकड़ में प्रति क्विंटल हम धान की खरीद करेंगे और 3200 रुपए। कांग्रेस बीजेपी ने 3100 कहा, तो इन्होंने कहा कि हम 3200 रुपए प्रति क्विंटल आपको देंगे। और वो राजीव गांधी न्याय योजना से मिलने वाली जो इनपुट सब्सिडी है उसको मिला के इन्होंने 3200 कहा है। मतलब वो कान इधर से पकड़ लीजिए, लेकिन वो 3200 रुपए का इन्होंने वादा किया है। तो ये एक बीजेपी की नहले पे एक दहला फेंका है इन्होंने। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो वहां बात कर रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, तो वो भी उसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम भी देंगे जी अगर हम सत्ता में आते हैं तो। तीसरा इन्होंने कहा है कि सभी सरकारी, जो राहुल गांधी वहां जा जाके कह रहे हैं कि सभी सरकारी स्कूल में केजी से लेकर पीजी तक हम पढ़ाई मुफ्त करेंगे। ये एक नई बात है कि पढ़ाई मुफ्त हम करेंगे, तो केजी से लेकर पीजी तक इसका उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी कॉलेजेस है वहां पर उसमें वही फीस माफी की बात है। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है और वो कहा है कि वो डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो मेहतारी योजना के तहत, मेहतारी न्याय योजना के तहत महिलाओं के खाते में हम उसको सब्सिडी को देंगे डीबीटी के जरिए। मतलब उन्होंने जिस भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए का सिलेंडर कहा, इन्होंने कहा 500 रुपए सब्सिडी देंगे आपको और वो मेहतारी न्याय योजना के तहत महिलाओं के खाते में डालेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मेहतारी योजना का ऐलान किया है जिसके तहत तो महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे 1000 रुपए हर महीना, 10,000 रुपए साल के आसपास का उन्होंने 10,000 रुपए का जिक्र किया है। तो वो इसको भी थोड़ा सा छूने की इसमें कोशिश की गई है। अब तेंदुपत्ता का जो मानक बोरे का दर है वो पहले जो है कांग्रेस जो देती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिक्र किया था उन्होंने 5100 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया था, इन्होंने उसको बढ़ा के 6000 रुपए किया कि हम 6000 रुपए आपको मानक बोरा देंगे, प्रति मानक बोरा, और 4000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी आपको अलग से, सालाना बोनस जिसको कहते हैं वो हम देंगे। तो वो तेंदुपत्ता वालों के लिए वो भी कॉपी पेस्ट किया गया है, उसको मतलब बढ़ा के किया है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की बात की है। ये बहुत बड़ा झोल है और ये झोल कैसे है मैं आगे दर्शकों को बताऊंगा कि 17.5 लाख गरीब परिवारों का आप आवास, ये भी कॉपी पेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 लाख का वादा किया है कि 18 लाख जो लोग हैं उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराएंगे। इन्होंने कहा है कि हम कैसे आवास मुहैया कराएंगे, उन्होंने कहा है कि 10 लाख जैसे जो केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिए 7.5 लाख परिवारों को, आरोप भी लगा दिया है। इसको मैं आगे हम बताएंगे कि कैसे ये क्यों आरोप लगा रहे छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र का इस पर क्या पक्ष है। तो 7.5 लाख परिवारों को जो केंद्र ने आवास नहीं दिए है वो भी इन्होंने गिन लिए कि वो हम उनसे वापस लाएंगे। और 10 लाख नए आवास जो है मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना, ये नई एक योजना के तहत हम इनको आवास देंगे। उसके अलावा भूमिहीनों को 10,000 रुपये अतिरिक्त देने का उन्होंने ऐलान किया है प्रति वर्ष। जो 10,000 रुपये इन्होंने महिलाओं को देने का वादा किया है, इन्होंने कहा है कि हम भूमिहीनों को देंगे, तो वो भी नकल है, कॉपी पेस्ट है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो लघु वनोपज जो है, वो लघु वनोपज मतलब छत्तीसगढ़ बेसिकली वनाच्छादित एरिया है, बस्तर हो, दंतेवाड़ा, कांकेर, जगदलपुर, ये जो सारा एरिया है उस एरिया में वनोपज बहुत होती है। वहाँ के आदिवासी ट्राइब्स की जो आजीविका है वो वनोपज पर ही चलती है। तो वनोपज को जो है वो एमएसपी के दायरे में इन्होंने लाया था, तो उसको कहा है कि हम अतिरिक्त 10 रुपये प्रति किलो एमएसपी आप करेंगे। उसके साथ 7 से बढ़ाकर मतलब 63 लघु वनोपज होते हैं, उसको एमएसपी के दायरे में शामिल करने का भी इन्होंने वादा किया है। अभी तो सिर्फ 7 को इन्होंने शामिल किया था, लेकिन कहा था कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम 63 जो वनोपज होंगी, जिसमें कोदो, कुटकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ वन में उत्पन्न होती है, जिसको बाज़ारों में बेचते हैं आदिवासी लोग लाके, तो उसको एमएसपी में दायरे में लाने की। तो ये एक वादा इनका है। 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज देने का वादा किया, ये भी भारतीय जनता पार्टी के उसमें था। और उसके अलावा 5 लाख सरकारी स्कूल लोग को ये स्वामी आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये 6000 जो सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल जो है इनको अपग्रेड करने का इनका योजना है, ये इन्होंने उसमें किया। एक और योजना का इन्होंने घोषणा की कि दुर्घटनाग्रस्त जितने भी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है उसमें जो भी घायल लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, उनको मुफ्त में हम इलाज कराएंगे, ये एक योजना की है।
स्व सहायता समूहों के कर्ज माफी का भी ऐलान किया। जो स्व सहायता समूह होती है उनको भी हम कर्ज माफी करेंगे। साथ ही साथ जातिगत जनगणना एक बड़ा दाव जो प्रधानमंत्री मोदी ने, हालांकि वहां पर जाके उन्होंने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति तो गरीब है, और जो जातिवाद का यहाँ जहर बोया जा रहा है, हम अगर इतना बड़ा है तो ओबीसी को आप गाली क्यों देते हैं? ये सवाल छत्तीसगढ़ में जाके इन्होंने पूछा था। हालांकि उन्होंने इसमें कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम देंगे। हालांकि इस पर हम आए तो मध्य प्रदेश में इसी पर बवाल हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ओबीसी नेताओं ने जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस से, और यही आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है बड़े नेताओं ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दिया ये कह के कि भैया ओबीसी के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है और हमारी जितनी भागीदारी है उतनी न देकर यहाँ सामंतशाहियों, एक तो दिग्विजय सिंह पर इशारा उन्होंने किया था कि सामंतशाहियों की यहाँ पर चल रही है और सामंतियों को यहाँ पर टिकट ज़्यादा दिए गए हैं, ओबीसी को यहाँ दरकिनार किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में इसको क्यों नहीं किया, ये सवाल तो जनता पूछेगी कि आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कह रहे हैं, तो भाई आपने मध्य प्रदेश में इसको लागू क्यों नहीं किया, वहाँ बवाल क्यों हुआ? तो ये घोषणा पत्र की पहले मोटी मोटी बातों पर हम आ जाते हैं। एक, उन्होंने युवाओं को व्यवसाय के लिए 50% सब्सिडी देने का भी एक ऐलान किया है। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जिसको रीपा का नाम दिया गया, उसको खोलने का ऐलान किया है इन्होंने। तो ये, और अंतिम इस घोषणा पत्र में सबसे बढ़िया बात जो है वो अंतिम जो बात है, उन्होंने सारे पॉइंट देने के बाद लिखा है कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम हम करेंगे, वो मुफ्त में देंगे। ये भी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि सब कुछ योजनाएं भी देंगे और आपके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी हम ही देंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है उनके घोषणा पत्र में कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी हम मुहैया कराएंगे, उसको मुफ्त में आपको मुहैया कराएंगे। तो ये सारा कुल मिलाकर घोषणा पत्र है कांग्रेस का। सर, घोषणा पत्र ही एक सबसे और इन्होंने सबसे अच्छा बात है कि इसको नाम दिया भरोसे का घोषणा पत्र। उधर उन्होंने नाम दिया मोदी गारंटी, इन्होंने नाम दिया भरोसे का घोषणा पत्र। बोले कि ये भरोसा है, ये कक्का का भरोसा है, कक्का वहाँ पे भूपेश बघेल को कहा जाता है, तो कह रहे कक्का का भरोसा है ये, और भरोसे का घोषणा पत्र हम जो कहते करते, जैसे पिछले बार हमने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ, हमने कर दिया, इस बार भी हम करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में पिछली बार की जीत की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि घोषणा पत्र पे उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान किया था, चावल के बोनस बढ़ाने का बात किया था, ज्यादा चावल खरीदने की बात की थी, तो इसी वजह से वो घोषणा पत्र एक बड़ी वजह रही। तो इस बार क्योंकि इन्होंने एक चाल चली है, कह सकते हैं कि सभी की चीजों को चुरा के अपने घोषणा पत्र में रख दिया है सामने, तो ये चुरा के तो नहीं कह सकते, इसको चुराना शब्द यहाँ ठीक नहीं होगा, नकल कह सकते हैं आप कि आपके पास नया कुछ नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसी पर आपने एक कदम आगे बढ़कर, उन्होंने 500 कहा जी तो मैं 600 दूंगा, कहीं आम आदमी पार्टी को ले लिया, कहीं आम आदमी पार्टी बिजली देंगी तो हम भी बिजली देंगे, जबकि उसका काट आप किसी नवाचारी योजना के साथ कर सकते थे, कोई नई योजना के साथ कर सकते थे। अब जिस न्याय योजना का जिक्र राहुल गांधी बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उस न्याय योजना को लागू कर सकते थे छत्तीसगढ़ में पायलट के तौर पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो किया जा सकता था। नहीं, फिलहाल के लिए घोषणा पत्र आ चुका है, जनता उसे देखेगी, समझेगी, क्योंकि अभी कल ही मतदान का दिन है और पहले चरण का। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये घोषणा पत्र यहाँ पर गेम चेंजर हो सकता है? नहीं, गेम चेंजर तो देखिए, मैंने कहा जैसे कर्ज माफी के मामले में थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है कांग्रेस को, लेकिन जो वादे मैंने कहा है कि आपको भरोसा कैसे करे जनता, आपके सबसे बड़ी बात जो है शराबबंदी का जो एक वादा था आपका, उस पे मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ। ग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो ग्राउंड पर लोग नाराज इसी बात से, महिलाएं खास तौर पर, जो आधी आबादी जिनको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है, तो वो आधी आबादी ये कह रही है कि आपने शराबबंदी, क्योंकि बड़ा समस्या है वहाँ शराब, क्योंकि घर पे जितनी आमद नहीं होती है तो घर का मुखिया पति ही होता है, पितृसत्तात्मक वैसे ही हमारा समाज है, तो वो शराब बड़ी समस्या है। तो उस पर जब शराबबंदी की इन्होंने पिछली बार बात की थी, तो वो लोगों को बड़े उम्मीद भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ उन्होंने देखा कि ये सत्ता में सरकार आती है तो शराबबंदी होगी, कर्जा माफ होगा, खुशहाली आएगी। कर्जा तो इन्होंने माफ कर दिया, लेकिन शराबबंदी नहीं की, तो वो 30 लोगों में है कि भैया वो वाला वादा आपने पूरा नहीं किया, तो बाकी वादे आप पूरे करेंगे इसकी क्या गारंटी है? कर्जा तो आपने माफ कर दिया, बाकी घोटालों के जो आरोप लगे हैं ना सरकार पर 5 सालों में, और उसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है, बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो वो जो डेंट है
वो भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा एक बात, जैसे मैं आवास योजना की बात कर रहा था, ये भी एक बड़ी बात है कि आपने छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद लोगों को आवास मिलने नहीं दिए। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और इस पर बहुत विधानसभा में भी ये मामला उठा था। दरअसल ये 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ में ये डेटा है, मैं आपको दूं कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय का जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने प्रदेश के एसीएस को एक पत्र लिखा था इसी मामले में कि हमने भाई 21-22 के लिए 7,81,999 जो आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको आवंटित किए थे, उस पर आप अभी तक लक्ष्य को पूरा करने में क्यों कामयाब, इस पर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद ये कि सारा जो आवंटन था वो वापस ले लिया था केंद्र सरकार ने। 7 लाख मतलब 81,999 लगभग 8 लाख आवास जो है वो गरीबों को मुहैया कराने में आप नाकाम हो गए, जबकि आपके पास आवंटन था, उसको चाहे तो आप गरीबों को दे सकते थे, लेकिन आपने ना वो डेटा दिया केंद्र को कि किसको देना है, उस पर काम नहीं किया, तो ये केंद्र सरकार ने ये वापस ले लिया। तो वो जो 8 लाख आवास है ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 18 लाख आवास देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार राइवलरी के चक्कर में, केंद्र और राज्य के चक्कर में कई केंद्र की योजनाओं को यहाँ लागू नहीं होने दे रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी योजना है और इसीलिए वो हम देंगे। किसानों को जो 6,000 रुपए देता है उसमें डेटा नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह के आरोप चुनाव में जाहिर सी बात है कि आरोप तो लगाएंगे और उन आरोपों के आधार पर ही परसेप्शन तय होता है। तो जनता के बीच में ये भी है कि यहाँ आवास हमें नहीं मिले, गरीबों को आवास नहीं मिलने दे रहे। अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो हम लोग कहीं प्रभावित होंगे। तो जैसे कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, अगर दोनों एक ही दल की सरकार है जिन राज्यों में, तो उन राज्यों के उदाहरण वहां जाके देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह का विकास हो रहा है। तो वो परसेप्शन एक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो वादे तो आपने कर दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो फैक्टर्स जो माइनस जा रही है कांग्रेस, वो उनको डेंट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, हाँ कुछ मायने में थोड़ा बहुत एज मिलेगा कर्ज माफी का, लेकिन बाकी जो वादे हैं कांग्रेस ने जो किए वो जमीन पर लोग उसको शक की निगाह से देख रहे हैं, संशय की निगाह से देख रहे हैं। क्योंकि आवास योजना भाई आपने 5 साल में क्यों नहीं दिए, अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने वादा कर दिया हम 18 लाख देंगे, तो आप कह रहे हम भी 17 लाख देंगे। तो 5 साल आप क्या कर रहे थे? 5 साल में आपने कितने आवास बनाए? ये भी तो लोग पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पूछ ही रही है, तो लोग भी पूछेंगे। हाँ, वो घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र करते कि हमने जी 5 साल में 10 लाख आवास बनाए हैं और अगले 5 साल का हमारा लक्ष्य 18 लाख का है। तो जनता मानती। 5 साल में आपने क्या बनाए? तो कुछ लाख के कम आंकड़े हैं। तो वो बड़ा सवाल है जी। मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस का जो नहले पे दहला फेंकने वाला दांव था, ये फेल हो चुका है एक तरीके से। नहीं, फेल नहीं कह सकते हम। वो उसमें भाई आपने किया कुछ नहीं, नवाचार। मैंने जैसे कहा कि नई कोई योजना, न्याय योजना जिसका जिक्र करते हैं राहुल गांधी, उसको आप लागू कर देते हैं, क्योंकि फ्री देना है तो पैसे दे देते हैं आप। लेकिन दूसरा घोटाले का बड़ा आरोप लग रहा है भूपेश बघेल पर। अभी तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर खेल रही। दुबई से भी एक वीडियो सामने आया है, जो उसका प्रमोटर है, उस प्रमोटर ने तो गंभीर आरोप लगा दिए कि भूपेश बघेल से सेटलमेंट हमारा हुआ था, हमें मिलाया गया और हमारे ऊपर कार्रवाई, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को हमने अनुशंसा की थी कि इस ऐप को बंद किया जाए। तो उसके बाद प्रमोटर ने खुद वीडियो जारी किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अनुशंसा, कांग्रेस ने अनुशंसा नहीं की थी, कांग्रेस के साथ तो मैंने डीलिंग की थी, किसी के जरिए हम मिले थे, भूपेश बघेल से हम मिले, सीधा नाम ले रहे, और उसके बाद 10 लाख रुपए महीना में किसी और को देता था। फिर उसके बाद मेरी भूपेश बघेल से मीटिंग हुई। तो सारा वृत्तांत उसने अपने वीडियो में बताया है। तो ये इस मामले में बड़ा, और दुबई से कनेक्शन निकल रहा है, वो दुबई में गया हुआ है, अभी दुबई में छिपा हुआ है, दुबई से उसने वीडियो जारी किया है। तो सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस मामले को लेकर, और उन्होंने कहा कि दुबई से कनेक्शन है कांग्रेस का, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। देश का पैसा दुबई जा रहा है, दुबई से फिर देश में वापस आ रहा है, और इस पैसे का क्या हो रहा है, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो घोटालों के मामले में तो पहले से बदनाम है कांग्रेस, और उसमें चुनाव के एन वक्त इतना बड़ा घोटाला, खुद मुख्यमंत्री का नाम आ जाए, तो जनता के बीच में एक छवि जो जाती है, परसेप्शन जो जाता है, वो डेंट तो करता है, और वो डेंट कर रहा है कांग्रेस को। जी सर, यहाँ पर मेरा सवाल ये होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, सब कुछ अभी हो गया है, कल मतदान है, और भूपेश बघेल जी वहाँ पर एक बड़ा चेहरा है और उनके ऊपर ही उनकी छवि यहाँ पर बिगड़ चुकी है। तो ये इनका जो देर से सब कुछ, मतलब एक तरीके से जो भी इनका परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मतलब बेहतर चीज़ें लेकर आएंगे, वो तो यहाँ पर इस तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे जी, जैसे कि आप बता रहे हैं। उसी मुझे ऐसा लग रहा था कि जब घोषणा पत्र, कांग्रेस भाई सत्ताधारी दल है,
आप मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आपको आना आना चाहिए था। हाँ। लेकिन आप एट द मोमेंट एन वक्त पर आपका घोषणा पत्र आता है मुहाने पर, जब चुनाव प्रचार जी, खत्म होने एक वाला दिन है, पहले बस, नहीं, मतलब चुनाव उसी प्रचार दिन, जिस दिन हाँ, खत्म हुआ हाँ। उसी दिन, तो आप ऐसा क्या रिसर्च कर रहे थे? वो रिसर्च अब एज अ मीडिया का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उस आधार पर मैं बहुत आशान्वित था कि यार इतना लेट अगर कांग्रेस कर रही है तो सत्ताधारी कुछ पक्ष धमाका करेगी कांग्रेस, कुछ ऐसा रिसर्च कर रही होगी, कुछ ऐसा लेके आ रही होगी जो बहुत बड़ा कुछ होगा और गेम चेंजर ये घोषणा पत्र हो सकता है। लेकिन जब घोषणा पत्र आया तो वो मैंने जब इसको पढ़ा तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, तो वही वाला हाल हो गया। मैंने देखा अरे ये तो कॉपी पेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने जिन योजनाओं का ऐलान किया है उसी को आपने आगे बढ़ा दिया। तू 2 रुपए देगा, मैं 3 रुपए दूंगा। तो ये वाली जो, और वहां जनता ये समझती है, फिर जनता देखेगी, कंपैरिजन करेगी कि अच्छा इनके पास तो नया कुछ नहीं है। जो बीजेपी ने कहा वही वो कह रहे कि जी मैं वो 2 दे रहे, मैं 3 दे दूंगी। तो पहले आपने पिछले 5 साल में वो 3 रुपए क्यों नहीं दिए? नहीं, इन्होंने नाम जिस तरह से दिया है घोषणा पत्र का कि हाँ, भरोसे का घोषणा पत्र, तो कुछ तो सोचा होगा कि हाँ हमारे ऊपर इतना भरोसा जनता जताती है या नहीं। कक्का पर भरोसा था जनता को, लेकिन अभी एक घोटाले की वजह से भरोसा वो टूटा है जनता का। लेकिन कक्का ने ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने काम नहीं किया, अच्छी अच्छी योजनाएं लाई, जैसे गोठान योजना, इनकी बहुत अच्छी शानदार योजना थी भूपेश बघेल की, लेकिन उस गोठान योजना में भी करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो वो अच्छी योजना को पलीता लगा दिया आपने। नहीं तो बहुत शानदार योजना थी कि गौ संवर्धन के लिए बहुत अच्छा काम था भूपेश बघेल का ये गोठान योजना, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया। और छोटा मोटा करप्शन नहीं हुआ। आज सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का करप्शन का लेवल देखिए कि गोबर से लेकर जो एक ऐप है सट्टेबाजी वाली, मतलब उसकी वो देखिए कि कहां से कहां तक वो संचार से चलने वाली जो एक ऐप है, नीचे जमीन पर पड़ा हुआ गोबर और सैटेलाइट से चलने वाली एक ऐप, मतलब वहां से कनेक्शन के तार उन्होंने जोड़े हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है इस वक्त चुनाव में, और बीजेपी इसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि रमन सरकार का 15 साल का शासनकाल भी बहुत बढ़िया रहा है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने भी बहुत काम किए, लेकिन जब लगातार आप सत्ता में रह लेते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। और जब घोषणा पत्र बढ़िया आपका होता है तो फिर वहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जितना सेटबैक मिला था, इतने किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीत पाएगी। सर्वे सब ध्वस्त हो गए थे भूपेश बघेल ने, और उसकी बड़ी वजह थी यही कि भूपेश बघेल से जनता ने जो वादे किए थे, कर्ज माफी, किसान, धान, वो उन वादों पर हालांकि वो खरे उतरे, एक वादा उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन जो कुछ वादे उन्होंने छोड़ दिए, जिसमें बड़ा वादा जैसे कर्ज माफी के अलावा अगर शराबबंदी कर देते तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार मुश्किल होता। लेकिन वो एक बड़ा वादा जो महिला आबादी को अफेक्ट करता, पीछे छोड़ दिया। हाँ, उसका जिक्र नहीं है घोषणा पत्र मतलब इनको शायद मैंने जितना पढ़ा वहां तक तो मुझे नहीं दिखा। हो सकता है कहीं एक आधी लाइन कहीं डाल दी हो जो मेरे नजरों से चूक गई हो, तो लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसमें मुझे ये वादा, उनका वादा दिखा। जी, फिलहाल के लिए ये घोषणा पत्र कांग्रेस का आ चुका है और कल मतदान है। क्या होगा छत्तीसगढ़ में ये देखना रोचक होगा। फिलहाल के लिए वीके न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।